आज से हम लोग करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज़ में मैं आपको कुछ क्लासिकल, कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल और हॉट इश्यूज़ के बारे में बताऊंगा। इस सीरीज़ में जिन भी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करी जाएगी, इनका उद्देश्य मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर होगा। साथ ही साथ प्री में जितने भी एनालिटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो भी यहाँ से कवर हो जाएंगे। और कोशिश मैं ये करूँगा कि सप्ताह में एक जो सबसे गंभीर विषय हो, कम से कम उसके ऊपर चर्चा कर दी जाए। आज मैं कई सारे टॉपिक्स को क्लब कर रहा हूँ और क्लब करके मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड भी होगी, इंडो चाइना रिलेशन से रिलेटेड भी होगी और इंडिया की जो इस समय ग्लोबल एक्सेप्टेंस है उससे रिलेटेड भी होगी। तो कुछ टॉपिक्स जो यहाँ पर कवर किए जाएंगे, उनमें सबसे पहले इंडो चाइना रिलेशन कवर होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC को कवर किया जाएगा। स्ट्रिंग ऑफ पल्स, चाइना की जो इस समय एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, उसको कवर किया जाएगा। न्यू कॉलोनिज्म क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और आखिरी में मैं चर्चा करूंगा क्वाड। आजकल बहुत चर्चा में ये संगठन है क्वाड। तो इस तरीके से ये कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स आज तैयार होंगे। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले आज ये समझा देना चाहता हूँ कि इस समय पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है वो क्या है। तो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम के रूप में इस समय एशिया पैसिफिक रीजन है। अब एशिया पैसिफिक रीजन क्या होता है, इसको आप जरा इधर देख करके समझिए। इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया का एक मैप आपको नजर आ रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के इस मैप में आपको इंडिया, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपीन, जापान, ताइवान, चाइना, ये सब कुछ दिख रहा है। अगर यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया को बॉर्डर मान लिया जाए, आधार मान लिया जाए, तो साउथ ईस्ट एशिया के राइट साइड पर आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो पैसिफिक ओशन है। और पैसिफिक ओशन के कोस्ट पर आप देख सकते हैं कि जापान है, कोरिया है, चाइना है, ताइवान है, फिलीपीन है, पापुआ न्यू गिनी है, ये सारे कंट्री आ रहे हैं। और अगर इसके लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे तो इस तरफ आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है वहाँ पर इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन के अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया नज़र आएगा, इंडिया नज़र आएगा, अंडमान निकोबार, जावा, सुमात्रा, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और चाइना का कुछ हिस्सा नज़र आएगा। अब ये जो एशिया पैसिफिक रीजन आप लोग देख रहे हैं, इस एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस समय, उसको मैं जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम भी कह रहा हूँ, वो प्रॉब्लम है चाइना। अब चाइना को अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि चाइना का कुछ हिस्सा इंडियन ओशन को भी टच कर रहा है और कुछ हिस्सा पैसिफिक ओशन को भी टच कर रहा है। और चाइना का चूँकि कोस्टल बॉर्डर काफ़ी लंबा है, इसलिए चाइना इन दोनों ओशंस को टैकल करने की कोशिश करता है। इन दोनों ओशंस में अपनी जो रणनीति है, अपनी जो मिलिट्री पावर है, उसको मजबूत करने की कोशिश करता है। और इसका जो नतीजा हुआ वो नतीजा होता है साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। अब आप देखिए साउथ चाइना सी को जरा ध्यान से। साउथ चाइना सी में आप पाते हैं कि अगर हम लोग चाइना के कोस्टल बॉर्डर को ध्यान से देखें तो चाइना का एक कोस्टल बॉर्डर ईस्ट की साइड पर खुलता है, पूर्व की तरफ खुलता है, और दूसरा कोस्टल बॉर्डर इसका साउथ की तरफ पे खुलता है।
तो ईस्ट की साइड पर जो आपको वाटर बॉडी नज़र आ रही है इट इज़ कॉल्ड ईस्ट चाइना सी, और साउथ की साइड पर जो वाटर बॉडी आपको नज़र आ रही है इट इज़ कॉल्ड साउथ चाइना सी। ईस्ट चाइना सी को लेकर के चाइना, जापान और कोरिया के बीच में डिस्प्यूट रहता है, मतभेद रहता है। यही रीज़न है कि जापान और चाइना की आपस में कभी भी नहीं बनती है। लेकिन अगर आप साउथ चाइना सी में आएँ तो साउथ चाइना सी में ये विवाद और बड़ा हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि साउथ चाइना सी जो आपको एक राउंड वाटर बॉडी की तरीके से नज़र आ रही है, इसके कोस्ट पर कई सारे कंट्रीज़ आपको दिख रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपको चाइना ही दिख रहा है, फिर आप देखिए यहाँ पे आपको वियतनाम नज़र आता है, वियतनाम के बाद आप देखिए आपको सिंगापुर नज़र आता है, मलेशिया नज़र आता है, ब्रुनई नज़र आता है, फिलीपीन नज़र आता है और ताइवान नज़र आता है। इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज़, यूनाइटेड नेशंस का सी ऑफ लॉ क्या कहता है कि अगर आप समंदर में 400 नॉटिकल माइल्स के आगे निकल जाओगे तो वहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर लग जाएगा। इसलिए किसी भी सी या ओशन के चारों तरफ अगर कुछ देश बसे हुए हैं तो उन सभी देशों का उस सी या ओशन पर बराबर अधिकार होता है। लेकिन चूंकि इस सी का नाम साउथ चाइना सी है, इसलिए चाइना का ये कहना है कि भाई ये हमारा सी है, इस पे किसी और कंट्री का दखल नहीं होना चाहिए। ये विवाद जन्मता है सन 2008 में जब ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कुछ शिप साउथ चाइना सी के अंदर तेल की खोज में गए। यहाँ पर नेचुरल गैस और कुछ फॉसिल फ्यूल्स के भंडार होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के मार्जिन्स हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स होंगे। ONGC के शिप्स को चाइना ने ये कह के वहाँ से लौटा दिया, भगा दिया कि अगर आपने साउथ चाइना सी की तरफ गलत दृष्टि से देखा तो इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इंडिया तो वापस आ गया, लेकिन इस विवाद को हवा मिल गई और साउथ चाइना सी के चारों तरफ जो आपको कंट्रीज़ नज़र आते हैं, यहाँ पर टोटल 7 कंट्रीज़ हैं। इन 7 कंट्रीज़ ने दबी छुपी ज़बान में ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, साउथ चाइना सी पे तो सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन चाइना पावरफुल कंट्री है, न्यूक्लियर पावर है, तो चाइना से 1 to 1 फेस ऑफ तो कोई नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे ये मामला यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया और इस पूरे विवाद को हम लोग साउथ चाइना सी डिस्प्यूट कहते हैं। वर्ष 2013 और 14 में तो ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ऐसा लग रहा था कि 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, जिसका रीज़न साउथ चाइना सी बनेगा। अब ये सारे कंट्री जो आपको साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर नज़र आते हैं, इन कंट्रीज़ का कहना ये है कि चाइना को लॉ ऑफ सी मानना चाहिए, और अगर साउथ चाइना सी में कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुछ मिनरल्स हैं या कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं, और कोई भी कंट्री अगर उसको ढूंढना चाहता है, निकालना चाहता है, तो उसको ये राइट होना चाहिए। मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचा और 2016 में हेग ने डिसाइड कर दिया कि साउथ चाइना सी किसी का नहीं है, और केवल इस बिहाफ पे, केवल इस बिना पे इसको हम चाइना को नहीं दे सकते क्योंकि इसका नाम साउथ चाइना सी है। अगर किसी देश के नाम पर किसी समुद्र का नाम या किसी महासागर का नाम रखा गया है तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है, लेकिन यहाँ पे आप कॉपीराइट तो नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर कॉपीराइट करना है तो ये कॉपीराइट सबसे पहले इंडिया को कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि इंडियन ओशन तो फिर हमारा हुआ, इंडिया के नाम पर है। तो ऐसे नहीं चलता है। हेग ने डिसाइड किया कि चाइना को वापस लौट जाना चाहिए था, बट हेग के डिसीजन से पहले ही चाइना साउथ चाइना सी के अंदर 21 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना चुका था, अपने एयरक्राफ्ट्स वहाँ पर तैनात कर चुका था, अपने नेवल शिप्स वहाँ पे भेज चुका था,
और युद्ध की खुली धमकी दे रहा था सारी दुनिया को। रिसेशन का दौर था ये, लोग लड़ने की हालत में नहीं थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग के डिसीजन को चाइना के डिफेंस मिनिस्टर फाड़ते हैं पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहते हैं कि डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर फॉर मी। तो क्या किया जाएगा? अब यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात आ जाती है कि ये सारे कंट्री जो हैं ये चाइना के खिलाफ हैं और ये अगर किसी भी कंट्री की हेल्प चाहेंगे, किसी कंट्री का सहयोग चाहेंगे तो वो कंट्री इंडिया है, भारत की तरफ देखेंगे। और भारत की जो विदेश नीति है वो युद्ध की तो इजाज़त देती नहीं है। आर्टिकल नंबर 51 इंडिया की फॉरेन पॉलिसी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, द वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस। और अगर पीस मेंटेन नहीं होती है तब बात आती है सिक्योरिटी की। पीस एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे कहीं भी वॉर जैसा वर्ल्ड ही नहीं है। यही रीज़न है कि हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसने कभी युद्ध नहीं छेड़ा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या चाइना इस तानाशाही के बाद, इस दादागिरी के बाद रुक गया? नहीं, चाइना का अगला प्रोजेक्ट आता है CPEC। क्यों अगला प्रोजेक्ट ये आता है? क्योंकि साउथ चाइना सी में एक विवाद नहीं है, साउथ चाइना सी में बहुत सारे विवाद छुपे हुए हैं। और इसी तरीके से साउथ चाइना सी का ही एक विवाद है, इट इज कॉल्ड मलक्का डिस्प्यूट। दुनिया में कुछ बहुत ही प्रसिद्ध जल संधियां हैं, कुछ स्ट्रेल्स हैं और इन्हीं स्ट्रेल्स में एक स्ट्रेल है जिसका नाम है मलक्का। मलक्का को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि मलक्का जो है ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में एक ऐसा गलियारा है जहां से पानी के जहाज गुजरते हैं। अब आप मलक्का को बड़े मैप पर देखिए, यहां पे आप पाएंगे कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में जापान, कोरिया, चाइना किसी भी तरीके का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको यूरोप और अमेरिका जाने के लिए जिस रास्ते से गुजरना पड़ेगा वो रास्ता मलक्का ही है। बिना मलक्का को क्रॉस किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही साथ सिंगापुर भी एक बड़ी इकोनॉमी है, मलेशिया भी एक बड़ी इकोनॉमी है। तो यहाँ पर जितना इंडो पैसिफिक रीजन है ये सारे कंट्री जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ये मलक्का के सहारे से ही करते हैं। और मलक्का को पार करके ये जावा सी में आते हैं, अंडमान सी में आते हैं, फिर इंडियन ओशन में आते हैं, फिर ये रेड सी में जाते हैं, फिर ये मेडिटेरेनियन सी में जाते हैं। मेडिटेरेनियन सी के सहारे से ये यूरोप को ट्रेड करते हैं और जब अमेरिका को ट्रेड करना होता है तो ये जिब्राल्टर से बाहर निकल जाते हैं और फिर ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ट्रेड करते हैं। क्या हो अगर मलक्का को बंद कर दिया जाए? क्या हो अगर मलक्का को सीज कर दिया जाए? इंटरनेशनल ट्रेड फ्लॉप। अब मलक्का को सीज तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन मलक्का के सहारे से जो 300 बिलियन US डॉलर का व्यापार हर साल होता है, इस व्यापार को प्रभावित तो किया जा सकता है। और इस व्यापार को वो व्यक्ति प्रभावित कर सकता है जिसका प्रभुत्व, जिसका डोमिनेशन मलक्का के ऊपर हो। अभी आज की डेट में मलक्का से जितना भी टैक्स आता है वो सारे टैक्स का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। मलक्का की सुरक्षा की जिम्मेदारी कई सारे लोगों की है। इंडियन जो फोर्सेस हैं वो भी वहाँ पे जाके सिक्योरिटी और रसद प्रोवाइड करती हैं। उसमें एक पार्टनर मलेशिया भी है, एक पार्टनर सिंगापुर भी है, एक पार्टनर उसमें इंडोनेशिया भी है। चाइना कहीं ना कहीं ये चाहता है कि मलक्का के ऊपर अगर उसका डोमिनेशन हो जाए, उसका प्रभुत्व हो जाए तो उसके ये सारे पैसे बच जाएं, क्योंकि चाइना को ट्रेड करने में जो रेंट है, जो पानी के जहाज़ का जो खर्चा है वो बहुत सारा लगता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रास्ता बहुत लंबा है। कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को इसी बहाने से हवा दी गई थी ताकि मलक्का पे डोमिनेशन किया जा सके। तो एक तो ये विवाद हो गया चाइना से रिलेटेड। अब दूसरा विवाद जो है वो है CPEC। CPEC का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
अगर आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाए, अगर आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कोई शॉर्ट रूट मिल जाए, तो क्या शॉर्ट रूट के सहारे से आपका रेंट, आपका किराया, आपका पैसा बच सकता है? और अगर आपका पैसा बच सकता है तो आपके प्रोडक्ट्स की कीमत गिर सकती है, और अगर प्रोडक्ट्स की कीमत गिर सकती है तो आप मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है, और साथ ही साथ आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी तो मेंटेन कर सकते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चाइना कुछ ऐसे देशों की तलाश करने लगा जो गरीब हैं, पॉवर्टी चरम पर है, अपने स्तर से वो कंट्रीज कुछ नहीं कर सकते, उनका फॉरेन डिपॉजिट जीरो है, और उन्हें ज़रूरत है पैसे की और चाइना को ज़रूरत है ज़मीन की। अब आप ज़रा CPEC प्लान को समझने की कोशिश करिए। CPEC का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि दो देशों ने क्लबिंग करी है, चाइना और पाकिस्तान ने, और बनाया क्या है, एक आर्थिक गलियारा, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां से चाइना के ट्रक्स गुजर सकें। अब जरा आप ध्यान से CPEC को देखिए और देखने के बाद बताइए कि आपको CPEC का ये रूट जो कि नॉर्दर्न चाइना से होकर के आता है और पुराने ज़माने के सिल्क रूट के सहारे आगे बढ़ता है, फिर ये पाकिस्तान के बीचों बीच इंडस रिवर के किनारे किनारे एंटर कर जाता है, पाकिस्तान को बीच से दो भागों में तोड़ता हुआ ये जो गलियारा है आप देख रहे हैं कि अरब सागर में आके ख़त्म होता है। और अरब सागर में जहाँ पर ये गलियारा आके ख़त्म हो रहा है वहाँ पर पाकिस्तान का बहुत फेमस पोर्ट है ग्वादर। तो अगर चाइना इस रास्ते से ट्रकों में माल लाद लाद करके लाएगा और ग्वादर पोर्ट पर उसको डंप करेगा, फिर वहाँ से इस पूरे माल को पानी के जहाज़ों में लाद करके और रेड सी के सहारे से ले जाया जाएगा, तो मलक्का वाला रूट आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आता है या ये पाकिस्तान वाला रूट ज़्यादा बेहतर नज़र आता है? सिंपल आंसर है, पाकिस्तान वाला रूट ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, ज़्यादा छोटा नज़र आता है। तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में इसी बात को लेकर के एग्रीमेंट हो गया कि पाकिस्तान चाइना को अपने देश में से वो ज़मीन देगा जहाँ से ये गलियारा होकर के गुजरेगा, वो ज़मीन चाइना लीज़ पर लेगा 99 ईयर्स के लिए। अगर दोनों देशों में संबंध सही रहे तो इस लीज़ की ड्यूरेशन को आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे विवाद तब पैदा होता है जब चाइना को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि CPEC पॉलिसी में इंडिया ज़रूर हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में आप इस तरीके की कोई हरकत करें। चाइना ने भारत को बहुत समझाने की कोशिश करी कि आप भी हमारी इस पॉलिसी में शामिल हो जाओ, लेकिन इंडिया को ऐसा करना नहीं था। तो फिर हुआ क्या? विवाद तब पैदा हुआ जब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की थोड़ी सी ज़मीन पाकिस्तान ने चाइना को बेच दी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि CPEC कॉरिडोर जो है वो इंडिया से भी होकर के गुजरता है, लेकिन इंडिया का जिस पार्ट से ये CPEC होकर के गुजरता है वो पार्ट पाकिस्तान के पास है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में। भारत सरकार ने इस बात पे कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन इस आपत्ति का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि ज़मीन अल्टीमेटली तो पाकिस्तान के ही पास है। और इस तरीके से पाकिस्तान के इस ग्वादर पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए लीज़ पर ले लिया गया। अब अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा हो कि ग्वादर पोर्ट और CPEC पॉलिसी की करंट पोजीशन क्या है, तो करंट पोजीशन ये है कि CPEC गलियारा जो है ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पर 4 लेन, 6 लेन और कहीं कहीं पर 8 लेन हाईवेज बना दिए गए हैं। यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स चाइना ने लगाए हैं ताकि बिजली की व्यवस्था की जा सके। इवन चाइना ने यहाँ पर अपने सैनिक तक उतार रखे हैं
ताकि इस गलियारे की सुरक्षा की जा सके, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट द सेफ कंट्री फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। सरकार और सरकार के बीच में तो एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी यहाँ पर है कि वो लोकलाइट्स जो उस गलियारे में रहा करते थे, जिनको अब भगा दिया गया है वहाँ से और वहाँ पर रोड बना दी गई है, वो लोग इसके खिलाफ लगातार बगावत कर रहे हैं। और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में ये चर्चा है कि चीन पाकिस्तान में अतिक्रमण कर रहा है और पाकिस्तान को गुलाम बना रहा है, क्योंकि चाइना के सैनिक अपने गलियारे की सिक्योरिटी करने के लिए आए हैं, वो किसी देश के साथ में रिलेशन बनाने नहीं आए हैं। चीन के सैनिकों ने खूब वहाँ पे लोगों को मारा है, गोलियाँ मार दी हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नी डाउन है, घुटनों पर है, वो चीन के सामने कुछ कर नहीं सकती है। तो सेकेंड फेज़ में ये हो गया आपका CPEC कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसी के थर्ड फेज में जो अगला पॉइंट आता है, वो अगला पॉइंट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। मोतियों का माला का मतलब है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब है एक घेरा। और वो घेरा कैसे घेरा होगा? वो घेरा भारत को घेरने के लिए घेरा होगा। अगर आप मलक्का के सहारे से इंडियन ओशन के अंदर एंटर करें, तो क्या किसी पानी के जहाज़ में इतना फ्यूल है या सेलर्स के अंदर इतना स्टेमिना है कि चीन से चले और सीधा जाकर के यूरोप में रुके, यूरोप से चले और फिर सीधा जाकर के अमेरिका में रुके? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए चाइना ने कुछ छोटे छोटे स्टॉप्स बनाए दुनिया में, और उन छोटे छोटे स्टॉप्स को कुछ इस तरीके से बनाया और कुछ इस तरीके से लीज पे लिया, लोगों को बहला फुसला करके, कि लोगों को लगा कि ये हमारे हित की बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादा नहीं, आप केवल साउथ ईस्ट एशिया के इस मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप के ऊपर आपको सबसे पहले तो मलक्का नज़र आ रही है। मलक्का के बाद आप देखिए बांग्लादेश के अंदर एक पोर्ट है जिसका नाम है चट्टग्राम या चटगांव हम लोग बोलते हैं। दूसरा पोर्ट आप श्रीलंका में देखिए हम्बनटोटा। तीसरा पोर्ट आप पाकिस्तान में देखिए ग्वादर। और चौथा कंट्री यहाँ पर हो सकता है आपको ना नज़र आए, जिबूती, जो कि रेड सी के पास है। अगर इन सारे पोर्ट्स को हम लोग एक धागे के सहारे, एक लाइन के सहारे आपस में कनेक्ट कर दें, जोड़ दें, तो ये एक माला जैसा नज़र आएगा। और बस चाइना की इसी पॉलिसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। आज चाइना बांग्लादेश के चट्टग्राम पोर्ट को, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को, जिबूती पूरे के पूरे कंट्री को लीज पर ले चुका है। क्यों लीज पर ले चुका है? ताकि इन पोर्ट्स का वो व्यापारिक उपयोग कर सके, कॉमर्शियल यूज़ कर सके। कॉमर्शियल यूज़ करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चाइना जैसा कंट्री जिसकी बात का कोई विश्वास नहीं रहता है, अगर युद्ध की स्थिति बनी, डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हुए, तो क्या जिस तरीके से वो इन पोर्ट्स को कॉमर्शियल यूज़ के लिए ले सकता है, उसी तरीके से चाइना इन पोर्ट्स के ऊपर अपनी मिलिट्री नहीं उतार सकता है? बिल्कुल उतार सकता है। तो खतरा बस ये है। ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो मैप है, इस मैप को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये तो भारत को घेरने की साजिश है। एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ श्रीलंका, एक तरफ पाकिस्तान, तीनों ओर से आपने इंडिया को घेर लिया है। हालांकि तीनों देशों ने भारत को आश्वासन दिया है कि हमने अपने अपने पोर्ट्स चाइना को लीज पे तो दिए हैं, लेकिन इन पोर्ट्स का मिलिट्री यूज़ हम नहीं होने देंगे। लेकिन किसी की बात का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा आपको अपने परिवार के सदस्यों की बात पे नहीं होता है, तो आप किसी दूसरे देश पर कैसे भरोसा जता सकते हैं? हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट ये ज़रूर निकल के आता है कि ये सारे देश चाइना को अपने पोर्ट्स देने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? क्यों चाइना जो कहता है ये सारे कंट्री कर लेते हैं? ये सारे कंट्रीज़ चाइना को अपने पोर्ट्स देने के लिए उतावले इसलिए हैं क्योंकि ये कंट्रीज़ डेवलप नहीं हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं। और जब भी कोई डेवलपिंग नेशन होता है तो उसे अपने कंट्री में डेवलपमेंट्स प्रोग्राम, डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए पैसे की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चाइना जानबूझकर ऐसे छोटे छोटे गरीब, अल्प विकसित
या साधारण विकसित देशों की तलाश करता है जो चाइना को फाइनेंशियल सपोर्ट के चक्कर में अपने पोर्ट्स दे दें, अपनी ज़मीनें दे दें और चाइना को उसकी पॉलिसीज़ लागू करवाने में मदद कर सकें, हेल्प कर सकें। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पहले साउथ चाइना सी डिस्प्यूट को समझा, फिर हम लोगों ने CPEC कॉरिडोर को समझा, फिर इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स को समझा। अब अगर इन तीनों पॉलिसीज़ को आप आपस में क्लब कर दें तो क्लब करने के बाद आपको समझ में क्या आता है? आपको समझ में ये आता है कि चाइना की नीयत क्या है। चाइना की नीयत है एक्सपेंशन, चाइना की नीयत है विस्तार। और इसीलिए आजकल जो क्रिटिक्स हैं, जो चाइना की आलोचना करते हैं, वो चाइना को क्या कहते हैं? विस्तारवादी चीन, एक्सपेंशनिस्ट चाइना। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाए कि डिस्कस द एक्सपेंशनिस्ट चाइना, विस्तारवादी चीन क्या है, तो विस्तारवादी चीन में ये 3 बड़े पॉइंट्स निकल करके आते हैं। चाइना क्यों कर रहा है ये सब? चाइना इसलिए कर रहा है ये सब क्योंकि उसको ग्लोबल पावर बनना है। चाइना अभी भी ग्लोबल पावर है, USA के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, लेकिन उसको पहले नंबर पर आना है। अगर चाइना की इन सारी चीज़ों को हम लोग देखें, समझें, परखें, तो क्या ये विश्वास होता है कि ये वही चाइना है जो अपने आप को कभी समाजवादी देश कहता था? क्या ये वही चाइना है जहाँ पर माओ त्से जेडोंग जैसे नेता हुए? क्या ये वही चाइना है जहाँ से कम्युनिज़्म, माओइज़्म जैसे विचार निकले थे? क्या ये वही चाइना है जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट चलता था? नहीं। इसलिए मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि चाइना की नीयत के साथ साथ आज चाइना अपना चरित्र भी खो चुका है। जो चाइना खुद को कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा शिष्य कहता था, जो चाइना माओ त्से के पीछे पीछे चलता था और अपने आप को माओवादी चाइना कहता था, आज चाइना इन सारे कॉन्सेप्ट्स को खो चुका है। और आप बिल्कुल पूरे गर्व के साथ आज आप चाइना को कैपिटलिस्टिक चाइना कह सकते हैं, पूंजीवादी चीन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी पॉलिसीज़ जो चाइना की हैं ये कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज़ हैं जिनके माध्यम से एक्सपेंशन करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर चाइना पूरी तरीके से पूंजीवाद को अपना चुका है, अगर चाइना अमेरिका से भी आगे निकलना चाहता है, अगर चाइना अपने आप को विस्तार करना चाहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम 15वीं, 16वीं और 17वीं सदी में ब्रिटेन ने किया था वही काम आज चाइना कर रहा है। यस, सेम हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। चाइना भी वही काम कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन में और चाइना में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि ब्रिटेन ने ये काम हथियारों के दम पर किया था, गोली बंदूक के दम पर किया था, लेकिन चाइना ये काम बहुत समझदारी से कर रहा है और चाइना ये काम डिप्लोमेटिक रिलेशंस के दम पर कर रहा है। चाइना ये काम फाइनेंशियल सपोर्ट के दम पर कर रहा है। चाइना को आज डेवलप कंट्री तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चाइना के पास बहुत पैसा है। चाइना इज़ अ बिग इकोनॉमी। चाइना के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो अब ये पैसा पूरी दुनिया को बांट रहा है। बांटने का तरीका ये है कि वो गरीब देशों का चुनाव करता है, गरीब देशों को सिलेक्ट करता है, और सिलेक्ट करने के बाद वो ये देखता है कि वो गरीब देश चाइना के किसी काम आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। अगर वो कंट्री चाइना के काम आ सकता है तब फिर चाइना उसको फाइनेंशियल लॉलीपॉप देता है कि आप हमसे लोन ले लीजिए, आप हमसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना लीजिए, आप हमसे ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लीजिए, और बदले में चाइना को क्या चाहिए? उसकी ज़मीन इस्तेमाल करनी है। आज अगर आप अफ्रीका के इस मैप को देखें ना, तो इस मैप के ऊपर आपको जितने शेडेड पोर्शंस नज़र आते हैं ना, ये सारे चाइना के हैं। चाइना इन कंट्रीज़ को या तो इतना ज़्यादा लोन दे चुका है कि ये देश अब उस लोन को चुका नहीं पाएंगे और चाइना के गुलाम बने रहेंगे, और या चाइना ने इन देशों के साथ में डिप्लोमेटिक टाइज कर रखे हैं।
और इन्हीं डिप्लोमेटिक टाइज का नतीजा है कि आज दुनिया के करीब 50 से ज़्यादा देश चाइना के आगे नतमस्तक हैं। वो चाइना की जी हुजूरी करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको किसी ने बहुत सारा लोन दिया है, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप चुका नहीं पा रहे हो, वो कंट्री लोन आपसे वापस मांग नहीं रहा है, बस वो समय समय पे अपनी कुछ ज़रूरतें आपको बता देता है कि आज आपका ये पोर्ट यूज़ करना है, कल आपकी ये ज़मीन यूज़ करनी है, तो आप क्या उसे नहीं यूज़ करने दोगे? बिल्कुल यूज़ करने दोगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो इट इज़ कॉल्ड न्यू कोलोनिज्म। इसे नव उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद क्या था? जो ब्रिटेन लाया था। कोलोनिज्म क्या था? जो ब्रिटेन लाया था, जिसमें गरीब देशों को ये कहा गया था कि हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, हम आपका विकास करेंगे, और डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर इन देशों को गुलाम बना लिया गया था। लेकिन तब ये काम हथियारों के दम पर किया गया था। आज ये काम डिप्लोमेटिक टाइज के दम पर किया जा रहा है। तो क्यों ना चाइना की इस पॉलिसी को नियो कोलोनिज्म कह दिया जाए? तो अब ये नव उपनिवेशवाद का दौर है, जिस दौर को चाइना जी रहा है। चाइना से रिलेटेड जितने भी हॉट इश्यूज थे, ये सारे हॉट इश्यूज आपको बता दिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना केवल अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को नहीं देख रहा है, बल्कि चाइना अपने मिलिट्री इंटरेस्ट को भी देख रहा है कि वो कंट्री या वो पोर्ट कौन सा है जिसकी ज़मीन को सैनिक अड्डे के रूप में यूज़ किया जा सकता है। हाल ही में आपने देखा कि इंडियन फोर्सेस के साथ भी चाइना की 2 बार झड़प हुई। पहली झड़प डोकलाम में होती है और दूसरी झड़प लद्दाख में होती है। लेकिन इन दोनों ही झड़पों में चाइना को मुंह की खानी पड़ी और उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, उसका जो विस्तारवादी बुद्धि है, वो फेल हो गई। और ये चाइना केवल भारत के साथ नहीं करता है। आप कतई मत सोचिएगा कि इंडिया और चाइना में प्रॉब्लम है। इंडिया और चाइना में प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया और चाइना के थॉट्स में प्रॉब्लम है। चाइना ये हर उस देश के साथ करता है जहां पर चाइना का बॉर्डर टच होता है, और चाइना ये हर उस देश के साथ करने की कोशिश करता है जो कंट्री चाइना के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि चाइना की इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश जैसे ही दुनिया ने करी, वैसे ही दुनिया को चाइना ने एक गिफ्ट दे दिया, और उस गिफ्ट का नाम था कोरोना। चीन के वुहान से ये वायरस निकला। बहुत सारे लोग तो आज भी मानते हैं कि कोरोना एक बायोलॉजिकल वेपन था। हालांकि जो जूनोटिक डिजीज होती हैं, उन जूनोटिक डिजीजेस के पैरामीटर पर तो कोरोना खरा उतरता है। मेडिकल साइंस भी मानती है कि कोरोना लेबोरेटरी में नहीं पैदा हुआ होगा, लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो डिफेंस एनालिसिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि चाइना ने कोरोना को एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर यूज़ किया था। और 1 साल ठीक चाइना ने पूरी दुनिया को बंधक बना के रखा लॉकडाउन में। कई सारे देश तो आज भी बंधक हैं, कई सारे देशों के कुछ कुछ पार्ट्स इंडिया के ही देख लीजिए, आज भी बंधक हैं। तो चाइना हर चीज़ का जवाब बहुत सोच समझ के और बहुत समझदारी से देता है। यहाँ पे मैं आपको ये बिल्कुल समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि चाइना को आप अपना दुश्मन मान लीजिए। नो, दुश्मन मान लोगे तो उसका कभी भी आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको चाइना से सीखने की ज़रूरत है कि चाइना के अंदर आखिर ऐसा क्या है। चाइना में भी तो गरीबी थी, चाइना में भी भुखमरी थी, चाइना में भी फ्लड आते थे, चाइना के अंदर भी फमाइन आते थे, लेकिन चाइना कैसे रिकवर कर गया? तो अपनी इन पॉलिसीज़ के माध्यम से कर गया। और यही रीज़न है कि चाइना ने अपने सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। और आज चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की फैक्ट्री कहा जाता है, जो कभी इंडिया को कहा जाता था। चाइना को काउंटर करने के इसी प्रयास में अमेरिका और चाइना की कई बार झड़पें हुई, इंडिया और चाइना की कई बार झड़पें हुई, फ्रांस और चाइना की कई बार झड़पें हुई, जापान की भी हुई, ऑस्ट्रेलिया की भी हुई, और साउथ ईस्ट एशिया के सभी कंट्रीज़ की होती ही रहती हैं।
तो क्या इन झड़पों का कोई नतीजा निकला? नहीं, बिकॉज चाइना इज अ पावरफुल कंट्री और वो अपनी पावर को यूज करने के बहुत अच्छे तरीके भी जानता है। इसलिए चाइना को काउंटर करने के लिए अब एक रिवॉल्यूशनरी थॉट यहाँ पर निकल के आता है और वो रिवॉल्यूशनरी थॉट का नाम है क्वाड। क्वाड का मतलब होता है 4। आपके मोबाइल फोन में क्वाड कैमरा होता है। व्हाट इज क्वाड? 4। चाइना को काउंटर करता है क्वाड। तो कौन 4? यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड। अब ये क्वाड क्या है और क्वाड ने चाइना को कैसे काउंटर किया? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्वाड के ये चारों कंट्री जो हैं ये दुनिया के 4 कोनों में है। अमेरिका एक कोने में, जापान दूसरे कोने में, ऑस्ट्रेलिया तीसरे कोने में, इंडिया चौथे कोने में। ये चारों कोनों से मिल करके अब चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जितनी कहानी मैंने आपको पिछले आधा पौना घंटे में सुनाई है, इस कहानी का कंक्लूजन क्या निकलता है? फिर से एक नई कोशिश, फिर से एक नया प्रयास कि चाइना को काउंटर कैसे करना है। तो चाइना को काउंटर करना है क्वाड के माध्यम से। तो क्या क्वाड चाइना को काउंटर कर पाया या क्वाड चाइना को काउंटर करने के लिए एलिजिबल है? इसके लिए हमें क्वाड को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो मैं क्वाड आज ही आपको डिस्कस करके समझा सकता हूँ, लेकिन फिर ये वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आपका पेशेंस जो है वो जवाब देने लगेगा। इसलिए क्वाड को मैं अगले वीडियो लेक्चर में कवर करूँगा। आज आप इस कहानी को केवल चाइना तक ही सीमित रखिए और चाइना को अच्छे से समझिए। ये जितने मैप्स अभी आपने देखे इन सब का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब हॉट इश्यूज़ हैं और इंडिया इस समय अपनी सबसे ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी पे ही ध्यान दे रहा, तो ये क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत है, खास तौर पे मेंस में। क्वाड को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ को जारी रखेंगे। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट, डिस्प्यूट है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, उसको सॉल्ट आउट किया जाएगा। किसी भी तरीके का कोई मैप जो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है, मेंस आंसर राइटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, प्री के लिए आपको करंट अफेयर एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी मदद हमसे हो सकेगी वो आपकी करी जाएगी। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। क्वाड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।